प्यारे साथियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। एलटी ग्रेड की परीक्षाओं की तिथियां सुनिश्चित हो गई हैं। परीक्षा अपने तिथि पर होगी और परीक्षा से पहले हम लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए? युद्ध स्तर पर। अभी तक तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, लेकिन अब तैयारी को युद्ध स्तर पर करना चाहिए। कम से कम 12 घंटे आप पढ़ाई करिए, जिसमें 2 घंटे जीएस पढ़िए और बाकी 10 घंटे आप अपने विषय पर दीजिए। इसमें भी प्रयास ये करिए कि कम से कम 2 दिन में एक मॉडल पेपर ओएमआर सीट पर आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। ओएमआर सीट पर पेपर सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आता है, परीक्षा का माहौल आपके कमरे पर बन जाता है, आपके घर पे बन जाता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात उसमें निकल के आती है कि आप प्रेशर में किस तरह से सवालों का जवाब देते हैं, कौन से सवाल का ऑप्शन कैसे चुनते हैं, ओएमआर सीट को कैसे भरते हैं, बबल्स का गोला कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आप कई बार जब कर लेते हैं तो जो मानवीय भूलें आप बार बार कर देते हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, और चलिए शुरू किया जाए। तो आज का सबसे पहला सवाल जो है वो काफ़ी आसान सवाल है और वो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। चलिए शुरू किया जाए। थोड़ा सा फटाफट मोड में सवाल को करेंगे आज। तो आप लोग तैयार हैं? आज का सबसे पहला सवाल है, आज का सबसे पहला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कल 20 नंबर तक का सवाल हम लोगों ने किया था। सर, जो आपने फ्री वाला एलटी हिंदी का पेपर भेजा उसकी आंसर की नहीं मिली। अच्छा ठीक है, आंसर की भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। शुरू करते हैं। तो यहां पर अधखिला फूल उपन्यास के लेखक कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो, सच्चिदानंद हिरण्यवास यानज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ठेठ हिंदी का ठाठ इनका ही उपन्यास है जो और भी चर्चित है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, यह भी उपन्यास काफी चर्चित है। पूछा जा सकता है कि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और इन्होंने ये जो उपन्यास लिखा, इसको एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसे? मुहावरों की पुस्तक। यानी आपसे पूछा जा सकता है किस रचना को क्या नाम दिया जाता है, तो इसे मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है, इसे मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है इस रचना को। और कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अगला सवाल है, गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है। गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है। अब देखिए, इनकी जितनी रचनाएं हैं सभी रचनाओं का जो अनुवाद है वो पूछा जाता है। ठीक है, हर्मिट। देखिए, हर्मिट का मतलब है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड, एक व्यक्ति है जो गोल्ड की खोज में भटकता रहता है और फिर क्या करता है वो, इसलिए वो हमेशा अकेला रहता है कि मैं सबके साथ रहूंगा तो सबके साथ सोना बांटना पड़ेगा। तो गोल्ड स्मिथ, गोल्ड, ये कोई कहानी रियल में नहीं है, मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूं आपको। तो एक व्यक्ति गोल्ड की खोज में रहता है, इसलिए हमेशा कैसा वास करता है?
एकांत में वास करता है। तो इस तरह से एकांतवासी योगी राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डस्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद जो है वह एकांतवासी योगी के नाम से है। ठीक है, इसी तरीके से बात करें इनकी और जो रचनाएं हैं, जैसे हैं डेजर्ट विलेज। डेजर्ट विलेज तो विलेज इसमें लगा हुआ, इसमें ग्राम लगा हुआ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, उजाड़ ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से एक रचना है ट्रेवलर, तो ट्रेवल करता है व्यक्ति, तो उसको क्या कहेंगे, श्रांत पथिक कह देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो इनका अनुवाद है वह हम जान जाएंगे। इनको प्रथम खड़ी बोली का स्वच्छंदतावादी कवि भी कहा जाता है, यानी खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, फटाफट लाइक आप लोग बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए। अगला सवाल है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज क्या है? देखिए, रिपोर्टाज के लिए एक दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। रिपोर्टाज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ और यह क्या है, एक साहित्यिक रिपोर्टिंग है। क्या है ये? एक साहित्यिक रिपोर्टिंग है। लेकिन ये रिपोर्टिंग जो है साथियों, रिपोर्टिंग जो है इसका प्रयोग हमेशा नहीं किया जाता। तो इसका उपयोग जो है ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर जनहानि अधिक हो, यानी जनहानि अधिक हो। तो जनहानि कहां पर अधिक होती है? दो ऐसी स्थितियां होती जहां पर जनहानि अधिक होती है। वो कौन कौन सी हैं? पहली स्थिति है जब कोई युद्ध होता है। ठीक है, यानी मानवीय क्रियाएं ऐसी हैं, जो मानवीय क्रियाएं ऐसी हैं, मान लीजिए किसी ने एटम बम का प्रशिक्षण कर दिया, बहुत सारे लोग मारे गए, तो युद्ध हो गई, या फिर कोई आपदा हो गई। तो आपदा चाहे वो मानव जनित आपदा हो या फिर प्रकृति प्रदत्त आपदा हो, आपदा और युद्ध, इस तरह की स्थितियों में ही रिपोर्टाज का प्रयोग किया जाता है। तो ज्यादातर रचनाएं जो है वह आपको इसी तरह की ही मिलेंगी। तो यहां पर हिंदी का पहला रिपोर्टाज आपसे पूछा है, तो यह कौन सा है? लक्ष्मीपुरा है। इस तरह से भी याद रखेंगे कि अगर पहली बार किसी चीज को याद करना हो तो किसको याद करेंगे? लक्ष्मी, यानी भगवान से ही शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। अब लक्ष्मी है तो इनके साथ कौन आएंगे? शिव आएंगे, शिवदान सिंह चौहान, लक्ष्मीपुरा। इस तरह से आपको याद करना है। यह 1938 में आता है और किस पत्रिका में आता है, यह भी सवाल पूछा जाएगा। 1938 और रूपाभ पत्रिका में, पत्रिका का नाम अगर पूछे तो 1938 रूपाभ पत्रिका में यह आता है। अवधि के प्रथम कवि कौन है? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अवधि का प्रथम कवि किसको माना जाता है? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, जायसी अथवा फिर तुलसीदास को? अब देखिए, अवधि के प्रथम कवि की बात करें तो इनको अवधि का प्रथम कवि तो अमीर खुसरो को भी कहा गया है, लेकिन यह सर्वमान्य नहीं है। खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा गया, अवधि का प्रथम कवि कहा गया, लेकिन बात क्या है यहां पर? बात यहां पर यह है कि सर्वमान्य क्या है? सर्वमान्य रूप से अमीर खुसरो को प्रथम कवि नहीं माना गया। किसको माना गया? 1379 में इन्होंने क्या लिखा? चंदायन लिखा, मुल्ला दाऊद ने। और यह चंदायन जो है इसे हिंदी की पहली सूफी रचना भी माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? हिंदी की पहली सूफी रचना भी माना जाता है, जिसकी वजह से हम यह कहेंगे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। हिंदी के अवधि के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हैं। सूफी और प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि इनको किसने माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को पहला कवि माना है, प्रथम कवि माना है सूफी काव्य परंपरा का। चंदायन जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और अमीर खुसरो
खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। तो यहां यह भी याद रखना होगा कि खड़ी बोली के आदि कवि कौन हैं? तो खड़ी बोली के आदि कवि हैं अमीर खुसरो। तो खड़ी बोली के अगर आदि कवि आपसे पूछा जाए तो अमीर खुसरो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? अब ये जितने भी आपके सूफी काव्य के हैं उनके सबके गुरु आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, शेख बुरहान और मेहंदी बुरहान ये दोनों एक तरह के नाम हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम जो था वो शेख बुरहान था। तो यहां पर कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान हो जाएगा। अब हुसैन शाह जौनपुर के रहने वाले थे हुसैन शाह, उन्हीं के यह आश्रित कवि थे। आश्रित कवियों पर भी सवाल पूछा जाता है, खास करके रीतिकाल में जो आश्रित कवि हैं उनसे सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला सवाल, करुण रस को रसराज किसने कहा है? करुण रस को रसराज किसने कहा है? बताएं। यह भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर एको रसः करुण एव, एको रसः करुण एव, यह पंक्ति भी पूछी जाती है कि एको रसः करुण एव कहने वाले कौन हैं? अब यहां पर यह भवभूति हैं। भवभूति ने एको रसः करुण एव कहा और यह कहते हैं कि करुण जो है वह सभी रसों में होता है। अगर किसी काव्य में श्रृंगार भी है तो श्रृंगार में भी करुण होता है, यानी सभी में आपको करुण देखने के लिए मिलेगा, ऐसी बात ये कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक एक आचार्य हैं, तो उन आचार्यों के विषय में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लें। एक आचार्य भामह हैं, तो इन्होंने काव्यालंकार की रचना की। किसकी रचना की? काव्यालंकार की रचना की। और ये कितने परिच्छेदों में है? तो साथियों यह छह परिच्छेदों में रचित है। इस कितने परिच्छेद हैं? तो इसमें कुल मिलाकर 6 परिच्छेदों में रचना की है। और दंडी जो है, पूछा जाएगा किस संप्रदाय से संबंधित है, तो दंडी आपके अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। भामह भी अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं। और भवभूति को हम संस्कृत साहित्य के रचनाकार के रूप में जानते हैं। चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान रखिएगा। तो चिन्मय है, तो चिन्मय का अगर हमें संधि विच्छेद विग्रह संधि करना हो, क्योंकि विग्रह तो पहले संधि विच्छेद पहले से ही है, तो चिन्मय है, यहां पर क्या आया है? मां आया है और यहां पर ना आया है। मां के पहले यदि ना हो तो उसी वर्ग का पहला अक्षर होगा, यानी यहां पर आधा न मिल जाए तो इसी का हमें इसी वर्ग का पहला अक्षर करना होगा। तो पहला अक्षर करेंगे न का, तो क्या हो जाएगा? त थ द ध न, तो चित शब्द आ जाएगा, चित हो जाएगा और मय हो जाएगा। और म आने के कारण ना को भी अनुस्वार हो जाएगा, तो ता को भी ना हो जाएगा। तो चित धनमय बराबर चिन्मय आपका संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है। देखिए, एक समय ऐसा था कि 8 बजे या 8:15 बजे, शायद 8 बजे ही एक रेडियो पर कार्यक्रम आता था। तो उसमें हवा
हवा महल, तो यह कह दीजिए कि बचपन जो हम लोगों ने अपना गुजारा है वो हवा महल सुन के गुजारा है। एक अजीब ही समय था, जिज्ञासा, हवा महल, रेडियो पे मतलब इन सारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए अलग से व्यक्ति तैयार बैठा रहता था। तो रेडियो नाटक जो है उस प्रकार का नाटक है कि इसमें हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, सीमित पात्र संख्या पर, ध्वनि प्रधान संवादों पर, सीमित समयावधि पर और संगीत पर। तो इसकी सफलता किस पर आधारित रहती है? यहां पर है तो सब कुछ सही, लेकिन इसमें कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? अब देखिए, ये तो सही है, सीमित पात्र होने चाहिए, बहुत सारे पात्र रहेंगे तो व्यक्ति देख नहीं रहा है, देखेगा भी तब भी कंफ्यूज हो जाएगा, सुनने तो और कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। सीमित समयावधि, ये भी सही बात है। संगीत, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे उसकी सफलता अवलंबित होती है? तो ध्वनि प्रधान संवादों पर, यानी जो संवाद हैं वो ऐसे होने चाहिए कि सबको चीजें जो है आसानी से समझ में आ जाएं। तो ध्वनि प्रधान संवादों पर रेडियो नाटक की सफलता कहां अवलंबित रहती है? ध्वनि प्रधान संवादों पर। अगला, ब्राह्मी लिपि किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो यहां आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां पर जो लिपि है उसका जो क्रम है, लिपियों के विकास का जो क्रम है, यह भी आपके परीक्षा वाला एक सवाल है। तो यूजीसी ब्राह्मी देवनागरी, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी। ये ट्रिक आप याद रखिए, ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी। देवनागरी यानी आपको याद रखना है कि ब्राह्मी और देवनागरी दोनों यूजीसी के सिलेबस में है। तो ब्राह्मी यूजीसी और देवनागरी यूजीसी, यूजीसी बीच में रहेगा। अब हम इसको कर लेते हैं। तो ब्राह्मी से सबका जन्म होता है। यू का मतलब क्या हो जाएगा? यू का मतलब हो जाएगा उत्तरी शैली, और उत्तरी शैली से जी फॉर गुप्त, गुप्त लिपि, तो गुप्त लिपि आ जाती है। और गुप्त से फिर किसका जन्म होता है? सी फॉर सिद्ध मातृका। कौन आ जाती है? सिद्ध मातृका। और इसी सिद्ध मातृका से ही किसका जन्म होता है? देवनागरी का जन्म होता है। तो यूजीसी बीच में रहेगा, ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी, ये आपको याद रखना है, तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ? तो यहां पर क्या है कि उत्तरी शैली से, उत्तरी शैली से जन्म हुआ है। तो ये पूरा आपको याद रहेगा, राइट आंसर। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई है? ध्यान रखिए, यहां से भी एक सवाल 100% है कि आपसे पूछा ही जाएगा कि ये जो राजभाषा से संबंधित बातें हैं। तो संघ की राजभाषा और हिंदी देवनागरी लिपि होगी। और अंकों का स्वरूप कैसा होगा? अंकों का रूप कैसा होगा? तो अंक यहां पर आपको कैसे मिलेंगे? अंतरराष्ट्रीय रूप स्वीकार किया जाएगा। और यह बात 343 के एक में कही गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 343। इसके अलावा 344 में क्या है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद और हर 10 वर्ष पे क्या करेगा? एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। यह 344 में हो जाएगा। 345 में क्या हो जाएगा? विधानमंडल जो राज्य के हैं उनकी भाषा की चर्चा जो की जाएगी वो 345 में की जाएगी। अब यहां संघ के शासकीय प्रयोजकों के लिए पत्रों की भाषा के विषय में 346 में बात की गई है। 347 में मैंने आपको याद कराया था, 347 कंधे पे रखकर अगर सभी लोग कहने लगे कि हमारे राज्य की भाषा बदल दी जाए या सेकेंड लैंग्वेज चेंज कर दी जाए, तो यानी राज्यों की राजभाषा के संबंध में उपबंध है जो कि राज्यपाल से संबंधित है। 347 में उसको कहा गया है। 348 में राज्य के और केंद्र के यानी जो उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालयों की भाषा की बात 348 में की गई है। अब
49 जो है 349 जो है इसमें कहा गया है कि कोई भी नियम आप बनाएंगे लेकिन उस नियम को बिना राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति और संसद के पहुंचने के बाद ही उसको नियम के रूप में आप स्थापित कर सकते हैं। 50 में जो बात की गई है, ध्यान रखना है कि भाषाई अल्पसंख्यकों का मातृभाषा में शिक्षा। भाषाई अल्पसंख्यकों का यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। भाषाई अल्पसंख्यकों का मातृभाषा में शिक्षा। तो भाषाई अल्पसंख्यकों का मातृभाषा में शिक्षा, यह किसमें कहा गया है? 350 में कहा गया है। और सबसे अंतिम वाला क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बात कही गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो इसके प्रचार प्रसार के लिए काम करे। 351 में 351 में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? अब संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करें साथियों, तो यहां पर कुल पहले चरण में कुल 14 भाषाएं थीं और बाद में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? इनकी संख्या बढ़कर कुल 22 हो गई। यानी पहले चरण में कितनी थी जब संविधान का निर्माण हुआ? तो 14 थी। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब भारत आजाद हुआ तो ऐसा लगा एक पल के लिए कि भारत में भाषाओं को लेकर एक रूपता नहीं आएगी और गृह युद्ध हो जाएगा। तो भाषाई आधारों पर राज्यों के नामकरण और राज्यों के गठन हुए। जैसे भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का हुआ, इसी तरीके से सभी राज्य की भाषाओं को संविधान में जगह मिले। इस चीज को ध्यान में रखते हुए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उपबंध किया गया कि जो आपसी संघर्ष है वह खत्म हो जाए, आपसी संघर्ष मिट जाए। तो इसलिए इन भाषाओं का प्रयोग किया गया। तो नेपाली जो है ये है, कोंकणी है, मणिपुरी है, मैथिली है। कौन सी भाषाओं में सम्मिलित नहीं है? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सभी भाषाएं जो हैं इसमें हैं। तो आप देखिए कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो आपको मतलब गलती करने पर एकदम से रख देते हैं। तो इसमें जितनी भाषाएं हैं यहां पर अगर ई ऑप्शन हो तो सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी जो हैं वह 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं। ठीक है, इसी तरह का एक सवाल और बनता है, इसी तरह का एक सवाल और बनता है। इसी तरह का एक सवाल और बनता है। सवाल क्या बनता है कि शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो शास्त्रीय भाषाओं पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काम किया है। शास्त्रीय भाषाएं, पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो 2025 तक भारत में 11 शास्त्रीय भाषाओं की चर्चा हो चुकी है। और ये शास्त्रीय भाषाएं जो हमारी पुरानी शास्त्रीय भाषाएं थीं उसमें सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा थी वो कौन सी थी? तमिल थी। यानी पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तमिल थी। ठीक है, तो भाषाओं के संघर्ष में पहली भाषा तमिल, फिर दूसरी कौन सी घोषित की गई? संस्कृत को घोषित किया गया दूसरी। फिर इसके बाद संख्याएं बढ़ी और क्या हुआ? कन्नड़, तेलुगु, मलयालम 4, 5, फिर उसके बाद उड़िया,
ये क्या हुई, ये भाषाएं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये पहले चरण की भाषाएं हैं जो पुरानी शास्त्रीय भाषाएं थी। मराठी, पाली, प्राकृत, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला। साथियों, इन भाषाओं को दोबारा जोड़ दिया गया। ध्यान रखिए, इन भाषाओं को क्या किया गया, दोबारा जोड़ा गया। तो इस प्रकार से भारत में शास्त्रीय भाषाएं अगर पूछी जाएंगी तो शास्त्रीय भाषाएं भारत में कितनी हो गई हैं, हमारे कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषाएं आप जान गए कि शास्त्रीय भाषाएं किस तरह से हैं। चलिए, भारत में एक ऐसी भाषा है, आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सभी हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, अभंग नामक छंद में सर्वप्रथम रचना करने वाले संत का नाम कौन सा है। अभंग तो कौन से हैं, नामदेव। नामदेव जो है यह पहले ऐसे संत हैं। हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया। आसान सा सवाल है। फ्रेंच के पादरी हैं जिन्होंने यह इतिहास सबसे पहले लिखा। इसकी डेट याद रखिएगा, 1839, 1847। ये दो डेट आप जरूर याद रखिएगा। फ्रेंच का जो इतिहास है, इस्तवार दलालतुर एंदुई हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, इसकी डेट भी पूछी जाती है कि यह इतिहास कब लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया। प्रथम प्रकाशन 1839 में, दूसरा 1847 में इसका प्रकाशन होता है। ध्यान रखिएगा। और यह कितने भागों में विभक्त हुआ, यह बाद में चलकर इसका द्वितीय संस्करण 3 भागों में, ये तो इसका प्रथम संस्करण था, प्रथम संस्करण था। साथियों, ये इसका द्वितीय संस्करण अगर बात करें, यहां पर काफी कंफ्यूजन होता है। द्वितीय संस्करण की बात करें तो यह 3 भागों में हो गया। कितने भागों में, तो प्रथम संस्करण 2 भागों में आता है। प्रकाशन 1839 में 2 भागों में विभक्त हुआ। पहला 1839 में, दूसरा 1847 में, और फिर उसके बाद यह 3 भागों में विभक्त हो गया। और जिसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1871 में हुआ। कब होता है, तो तीसरे का प्रकाशन 1871 में होता है। तीसरे आप जरूर रखिएगा। ये जो है आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति, प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति के द्वारा, प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति आयरलैंड के द्वारा इसका प्रकाशन करवाया जाता है। अगला सवाल है, भाषा के अर्थ में अभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ। भाषा के अर्थ में अभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग कब से शुरू हुआ। साथियों देखिए, भाषा की अगर बात करें तो हम भाषाओं को अगर देखें, क्रम में रखें, तो कब से कब तक का जो समय है वह किस भाषा का माना जाता है। संस्कृत साहित्य, यहां अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, और फिर आएगा हमारा अपभ्रंश। इसकी डेट भी आपको याद रखना है, अक्षरशः डेट भी पूछी जाएगी।
तो संस्कृत का समय 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और पाली का समय 500 से 1 ईस्वी तक, प्राकृत का 1 से 500 तक, और अपभ्रंश का 500 से 1000 तक का समय माना जाता है। क्या मैं सही बता रहा हूं? यही माना जाता है, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगी। यानी जो हमारी भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनकी डेट आपको याद होनी चाहिए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो इनकी डेट जो है वह कब से कब तक है, यह आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब इनकी डेट अगर देखें, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय तो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है, 2000 से 500 तक का जो समय है साथियों, वो संस्कृत का माना जाता है। इसी तरीके से पाली का समय क्या माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का, प्राकृत का 1 से 500 ईस्वी तक का, और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय माना जाता है। तो मोटी मोटा हिसाब से अगर देखें तो 6वीं शताब्दी से हम अपभ्रंश भाषा का प्रयोग देखते हैं, और रामचंद्र शुक्ल यहीं से हिंदी की शुरुआत भी मानते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा हो जाएगा 34 का सी, 6वीं शताब्दी। अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग कहां होता है? तो महाभाष्य में होता है। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का ग्रंथ है। पतंजलि ने सर्वप्रथम प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक रूप में इसका नामकरण किया था अपने महाभाष्य नामक ग्रंथ में। ठीक है, अगला, मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका निश्चित तौर पर आप सबको जवाब मालूम होगा। तो गोरखनाथ के 14 प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, और मिश्र बंधुओं ने ही क्या कहा कि इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। काव्य भाषा के रूप में अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, लोरिका और चंदा, यानी लोरी कहा भी जिसे कहा जाता है, लोरिक और चंदा की कथा। किसमें? लोरिक और चंदा की कथा जो है वह चंदायन है। 1379 समय है। मुल्ला दाऊद हैं, और प्रामाणिक रूप से पहली बार यहीं पर इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहां पर लोरिक चंदायन 1379 से, यानी चंदायन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीन नाम है? अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीन नाम है, यह आप सबको बताना है। तो प्रमुख जो बोलियां हैं उनका जो नाम है वो आपको याद होना चाहिए, कि जैसे जाटू, चमरवा इत्यादि किस बोली का नाम है, बनफरी किस बोली की शैली है। इस तरह का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस तरह के सवालों के लिए आप पहले से ही तैयार रहें। इसी तरीके से बांगरू, देशवाली, जाटू, चमरवा, ये सारी बोलियां किसकी हैं? ये हरियाणवी की बोलियां हैं। अगर हम अंतर्वेदी की बात करें, भुक्सा, जादोवाटी और डांगी, तो ये सारी किसके नाम हैं? तो ये सब हमारे ब्रज भाषा के नाम हैं। भुक्सा, जादोवाटी, डांगी और अंतर्वेदी। ठीक है, इसी तरीके से पावरी, बनफरी, लोधंती और निभट्टा, पावरी, बनफरी, लोधंती और निभट्टा। अब साथियों, ये जो रचना है, बनफरी शैली में कौन सी रचना मिलती है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि बनफरी शैली में कौन सी रचना लिखी गई। तो आदिकाल की बहुत महत्वपूर्ण रचना
जो कि बनफरी शैली में लिखी गई। कौन सी है? आल्हा छंद में लिखी गई, आल्हा वीर गीत के रूप में लिखी गई, वीर प्रशस्ति के रूप में लिखी गई, जिसका नाम है आल्हा खंड। जिसका नाम क्या है? आल्हा खंड नाम है। एक सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं, रसगुल्ले वाला सवाल है। रसगुल्ले वाला सवाल है, आल्हा खंड का किसने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? आल्हा खंड का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया? जो सही जवाब देगा, आल्हा खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया था? अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले किसने करवाया था? ये आपको जवाब देना है। देखिए, आजकल का जो ट्रेंड है, जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वह आपको याद होनी चाहिए कि उसका अनुवाद अंग्रेजी में या अन्य भाषाओं में हुआ तो किसने करवाया था। तो यहां आपको बताना है आल्हा खंड का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था। इसी तरह से अन्य बोलियों की बात करते हैं तो कुछ बोलियां हैं जैसे कोसली बैसवाड़ा, कौशली बैसवाड़ी, जुलाहा। अब ये सारी बोलियां किससे संबंधित हैं? गहोर और जूडर, गहोर और जूडर, ये सब किससे संबंधित हैं साथियों? तो ये संबंधित हैं आपकी अवधी बोली से। किससे संबंधित हैं? अवधी बोली से ये संबंधित हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे यहां पे कि आल्हा खंड का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था। यह आप लोगों से सवाल पूछा गया था, तो किसी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। नहीं भाई, इलियट ने तो इसको प्रकाशित करवाया था। मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है नहीं, ठीक है भाई। चलिए, तो इसका जो अनुवाद करवाया था, ये रसगुल्ला कोई नहीं पाया, मैं ही खुद ही खा लूंगा। उनका नाम क्या था? वाटरफील्ड। क्या नाम था? वाटरफील्ड। वाटरफील्ड नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने आल्हा खंड का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, सवाल पूछा भी जाएगा। ठीक है, आल्हा खंड का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? विलियम वाटरफील्ड थे, इन्होंने किया था। अब इन्होंने किस नाम से किया था, वो नाम भी आपको मैं लिखा देता हूं। क्या लिखा था? द 9 लाख, द 9 लाख चैन और द 9 लाख चैन और द मारोफेड, मैरो, इस नाम से वाटरफील्ड ने इसका अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मारोफिड। देखिए, जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, तो वहां पर जो भी सवाल होते हैं वो एक ही चैप्टर से होते हैं। जैसे अभी भक्तिकाल चल रहा है, तो अभ्यास बैच में भक्तिकाल चल रहा है, तो वहां केवल भक्तिकाल से ही सवाल होंगे। आदिकाल चलेगा केवल आदिकाल से, रीतिकाल का केवल रीतिकाल, भाषा विज्ञान में केवल भाषा विज्ञान के सवाल।
तो जिस भी चैप्टर से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको वहां से वैसे ही कराए जाते हैं अभ्यास बैच में। अगला सवाल है, कौन सी रचना खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोगों से संबंधित है? कौन सी रचना खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोगों से संबंधित है? चलिए फटाफट बताइए, कौन सी रचना खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोगों से संबंधित नहीं है? फटाफट बताएं, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे हम। तो यहां पर एक रचना है, किसकी रचना है? खालिक बारी। खालिक बारी यह रचना जो है यह किससे संबंधित नहीं है? खड़ी बोली से संबंधित नहीं है। जबकि कुवलय माला कथा, प्राकृत पैंगलम, उक्ति व्याकरण प्रकरण यहां है नहीं पूछा गया है कौन रचना खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोगों से संबंधित नहीं है। तो प्राचीन प्रयोगों से संबंधित कुवलय वाला में भी मिलता है, उक्त व्यक्ति प्रकरण में भी थोड़ा बहुत जो है रूप खड़ी बोली का मिल जाता है, लेकिन खालिक बारी में नहीं मिलता है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो है। प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है? तो ये लक्ष्मी धर की रचना है प्राकृत। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर शर्मा की है। किसकी रचना है? ठीक है, दामोदर शर्मा। ये सभा पंडित थे ये, तो उन्हीं के ऊपर ये लिखा गया था। कुवलय माला कथा किसकी है? तो उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी की रचना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। भाषा विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? भाषा विकास के, अब यहां ध्यान रखना है कि यहां पर छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो कोई भी बोली जिसका विस्तार हो जाए, अब मान लीजिए यहां पर खड़ी बोली है, खड़ी बोली का विकास हो गया, वो विभाषा बनी और विभाषा बनने के बाद वो फिर भाषा बन गई। ठीक है, तो बोली, विभाषा और भाषा यह इसका सही क्रम होगा। साहित्यिक भाषा एक सामान्य लक्षण यह होता है कि वह सब बोलियों का महत्तम समापवर्तक होती है। कारण सब में समन्वय, योगदान और सम्मिश्रण से साहित्यिक भाषा का विकास होता है। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष सही है? देखिए, स्थापना और तर्क से संबंधित भी सवाल आपके यहां परीक्षा में रह सकते हैं। चलिए बताइए, पूछा जा रहा है कि साहित्यिक भाषा का एक सामान्य लक्षण है यह होता है कि वह सब बोलियों का महत्तम समापवर्तक होती है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि छोटे से छोटा, और महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है बड़े से बड़ा। ठीक है, तो यहां क्या है कि साहित्यिक भाषा का एक सामान्य लक्षण है कि वह सब बोलियों का महत्तम समापवर्तक होती है, यानी बड़े से बड़ा। कारण सबके समन्वय, योगदान और सम्मिश्रण से साहित्यिक भाषा का विकास होता है। उपयुक्त वक्तव्यों में कौन सा सही है? अब इस दृष्टिकोण से हम देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन ए। और दोनों सही है, दोनों की सही व्याख्या करता है। साहित्यिक भाषा एक सामान्य लक्षण है कि वह सब बोलियों का महत्तम समापवर्तक होती है, सही बात है। सबके समन्वय, योगदान और सम्मिश्रण से इस साहित्यिक भाषा का विकास होता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आप कोई कविता लिख रहे हैं साहित्यिक भाषा के रूप में, और आप यह सोच रहे हैं कि उसमें सभी बोलियों के अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग न हो, तो आप कविता कैसे लिख पाओगे? यानी कोई कविता जब लिखी जाती है तो उसमें सभी बोलियों के थोड़े बहुत पुट शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से बिना सभी बोलियों के सम्मिश्रण से हम कोई भी कविता या साहित्यिक कविता नहीं लिख सकते, या लिखेंगे भी तो उसमें वह
दम नहीं होगा, या उसमें यह कह दीजिए कि उसमें वह गंभीरता नहीं होगी। कौन सा विषम संयोजन है? कौन सा विषम संयोजन है? तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, यह पूर्वी हिंदी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी से है, मगही बिहारी हिंदी से है, मालवी राजस्थानी हिंदी से है, जबकि बघेली जो है यह भी किस बोली संबंधित है? पूर्वी हिंदी संबंधित है और अर्धमागधी अभ्रंश से संबंधित है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? ध्यान रखना है कि देवनागरी लिपि जो है साथियों वो किस प्रकार की लिपि है, यह आपको बताना है। चित्रात्मक है, संकेतात्मक है, अक्षरात्मक है या फिर वर्णात्मक है? देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है यह आपको बताना है। देखिए, पिछली बार जो सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सी लिपि जो है वह कौन सी लिपि है जो कि सैम्बोलिक होती है, यानी वह एक प्रतीक के रूप में होती है, प्रतीक के रूप में होती है। यह पूछा गया था इनमें से कौन एकाक्षरी परिवार की भाषा है? क्या पूछा गया था? एकाक्षरी परिवार की भाषा है। तो भारत में एकाक्षरी परिवार की भाषा की बात करें तो मैतेई समुदाय की जो भाषा है, मैती भाषा। कौन सी भाषा है? मैती भाषा। अभी आप जानते हैं कि कुकी और मैती में आपस में संघर्ष चल रहा है, तो मैतेई जो भाषा, मैतेई परिवार की जो भाषा है वह किस प्रकार की भाषा है? तो वह एकाक्षरी परिवार की भाषा है, यानी हर एक शब्द का अपना एक अक्षर होता है, हर एक शब्द का अपना एक अक्षर होता है। यानी अगर हम कह दें कि मोहन कह दें तो मोहन शब्द के लिए अलग सिंबल है उसके पास, यानी सभी शब्दों के लिए अलग अलग सिंबल है, इसीलिए वो क्या है, वह आक्षरिक रूप में देखने के लिए मिलती है। तो एक आक्षरी परिवार की भाषा कौन सी है? चाइनीज, जिसको मंदारिन के नाम से भी जानते हैं। मैते भारत में है। इस तरह से भारत में और भी जनजातियां जो हैं वह इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती हैं। यहां जो बात की जा रही है तो देवनागरी लिपि कैसी है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, अक्षरात्मक लिपि है। एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। 4वीं से 5वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ? तो मैंने आज आपको एक ग्राफ के द्वारा बताया था। कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है ब्राह्मी, ब्राह्मी के बाद लिखना है यूजीसी, और यूजीसी के बाद क्या लिखना है आपको? देवनागरी लिखना है। यह हमारा ट्रिक होगा कि ब्राह्मी, यूजीसी, देवनागरी। ब्राह्मी के उत्तरी से गुप्त, गुप्त से सिद्ध मातृका और सिद्ध मातृका से देवनागरी लिपि का जन्म होता है। तो यह क्रम भी पूछा जाता है, इस क्रम को भी आप याद रखेंगे। राजभाषा का अर्थ क्या होता है? राजभाषा का अर्थ क्या होता है? तो भारत जब आजाद हुआ तो यह समस्या हुई कि केंद्रीय कार्यालयों की भाषा क्या होनी चाहिए, या केंद्र अन्य राज्यों से किस भाषा में संवाद करेगा, पत्राचार किस भाषा में करेगा। इस आधार को ध्यान में रखते हुए राजभाषा का गठन किया गया। भारत का दुर्भाग्य है कि भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा अलग अलग है, जबकि ज्यादातर विकसित देशों की भाषा एक ही होती है। तो भारत की राजभाषा क्या है? तो राज्यों में बोली जाने वाली भाषा नहीं, राज्य की कार्यों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है, ऑप्शन बी, भारत की राजभाषा हिंदी है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 1975। 10 से 12 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के नागपुर में कराया गया। कहां कराया गया था? नागपुर में कराया गया था। और इसी वजह से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है, या विश्व में कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? तो प्रमुख जो संस्थाएं हैं उनकी डेट आपको याद रखना है। आर्य समाज की बात करेंगे तो 1875 में, ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है,
यानी आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1857 में आर्य समाज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। कई बार इनका क्रम भी पूछ लेता है कि इनको क्रम से रखिए। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो 1882 में होती है। इसी तरीके से रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में होती है। ये जितनी भी डेट हैं इनका क्रम पूछा जा सकता है कि इनको क्रम में रखिए। तो ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 और रामकृष्ण मिशन 1897। इसको आपको याद रखना है। ब्रह्म क्या होते हैं? राजा के दूत होते हैं। तो कैसे याद रखना है? राजा राम मोहन राय, इस तरह से इसको याद रखना है। प्रार्थना समाज क्या हो गया? केशव चंद्र सेन। केशव कौन थे? केशव भगवान थे और केशव के लोग क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्टार थे और रामकृष्ण मिशन स्वामी जो थे विवेकानंद थे। तो इस तरह से इन संस्थाओं का अभ्युदय कब हुआ, इनके संस्थापक कौन थे, इस तरह का सवाल याद रखना है। 100वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं सूची में कौन सी 4 भाषाएं सम्मिलित की गई? तो साथियों यहां पर बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली 4 भाषाओं को इसमें संकलित किया गया था। अगला सवाल है, संस्थाओं का वरीयता क्रम बताइए। हिंदी साहित्य सम्मेलन, यहां पर इनका क्रम बताना है कि कौन किस क्रम में आती है। इन सब की डेट भी आपसे पूछी जाती है। तो नागरिक प्रचारणी सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद कर लीजिएगा 1893। अगर सभी संस्थाओं में देखा जाए कि सबसे प्राचीन कौन सी है तो इस तरह से आप बनाएंगे 1893। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में आता है। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति 1936 में आती है और दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा वो कब आती है? 1918 में आती है। साथियों इनका क्रम आपको जरूर याद रखना है। याद रखिएगा कि हिंदी, अभी इन संस्थाओं का क्रम कैसे याद रखेंगे? तो इसमें सबसे प्राचीन कौन सी है? दक्षिण है। तो द को सबसे पहले याद रखेंगे कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कब आती है? 1918 में। तो ये 19वीं शताब्दी यानी सबसे नई हो जा रही है। उसके बाद 1936। तो सबसे प्राचीन की बात की जाएगी तो सबसे पहले सबसे पुराना शहर कौन सा है? काशी है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा का डेट क्या हो जाएगा? 1893 हो जाएगा। 1893 के बाद लोग कहां चले गए? इलाहाबाद तरफ गए। 1910 में फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई और फिर 1910 के बाद हम लोग किधर चले? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा दक्षिण की ओर चले तो 1918 आ गया। और उसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। तो इनकी डेट का क्रम जो है आपको याद रखना है क्योंकि यहां से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यह 1929 में स्वतंत्र रूप से आता है और संशोधित और प्रवर्धित इसका संस्करण 1940 में आता है। अगला सवाल है, शिव सिंह सरोज रचना का संबंध किससे है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह एक इतिहास ग्रंथ है। 1883 में इसका प्रकाशन होता है और इसमें 838 भाषा कवियों का वर्णन मिलता है। 838 भाषा कवियों का वर्णन इसमें मिलता है।
हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो अलग अलग कवियों के द्वारा, अलग अलग आलोचकों के द्वारा माना गया। सराफा को किसने माना? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम आदि कवि कौन है, तो आदि कवि हिंदी का प्रथम कौन है? तो स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम आदि कवि माना जाता है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए हिंदी का महाकवि कौन है, तो चंद बरदाई को हिंदी का पहला महाकवि कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आप बताएंगे कि सराफा हिंदी का प्रथम कवि है। शिवसंग सेंगर पुष्य पुंड को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना। सालभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं। रामकुमार वर्मा ने खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। तो ध्यान रखिएगा, रामकुमार वर्मा का जरूर याद रखना है। रामकुमार वर्मा को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? तो अवधी का प्रथम कवि किसको माना है? तो उन्होंने अमीर खुसरो को माना है। यहां एक चीज याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि अवधी भाषा का साहित्यिक रूप में प्रथम प्रयोग कब मिलता है, तो प्रथम प्रयोग मिलता है सबसे पहले 1379 में मुल्ला दाऊद के सूफी रचना चंदायन में। वैसे अगर पूछे कि रामकुमार वर्मा के अनुसार प्रथम अवधी का कवि कौन है, तो अमीर खुसरो है। तो ये आपको फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है, डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? साथियों, दो तरह का शब्द है, एक शब्द है रास और एक शब्द है रासो। रासो शब्द जो है इसको हम चारण काव्य के नाम से भी जानते हैं, और ये जो चारण काव्य लिखे गए, यह रासो काव्य और चारण काव्य जो लिखे गए, इनमें डिंगल शैलियों का प्रयोग हुआ। और डिंगल शैली का तात्पर्य क्या होता है कि जहां पर अपभ्रंश और प्लस राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाए, वहां पर यह डिंगल शैली प्रयुक्त होती है। अगला सवाल है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, बिना किसी संशय के आप गोरखनाथ को लगाएंगे। पठन पौमचर्यु किसकी कथा है? पौमचर्यु किसकी कथा है, यह आपको बताना है। स्वयंभू छंदस ऋक्षणेमिचर्यु, ये इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछे पौमचर्यु के विषय में, तो यह एक जैनी रामायण है। क्या है? पौमचर्यु कैसी रचना है? तो यह एक जैनी रामायण है। क्या है ये? एक जैनी रामायण है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो पौमचर्यु को पद्म चरित के नाम से जाना जाता है। पौमचर्यु को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पद्मचरित के नाम से जाना जाता है। और यहां पर राम को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य भी माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य, इसे अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भी माना जाता है। ठीक है, अब इसमें विलाप, नारी, दशरथ, राम आदि युद्ध दृश्यों का प्रभावशाली वर्णन हुआ है, और इसका प्रभाव जो है वो तुलसीदास के रामचरितमानस पर भी मिलता है। किसकी कथा है? राम की कथा है। अगला सवाल है, वज्रयान क्या है? वज्रयान क्या है, बताइए। दरअसल वज्रयान जो है बौद्ध धर्म का एक मार्ग है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए शक्तिशाली विधियों का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है?
शक्तिशाली विधियों का प्रयोग करता है, शक्तिशाली विधियों का प्रयोग करता है किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए बौद्धिज्म की वह धारा जो किसका प्रयोग करती है? शक्तिशाली विधियों का प्रयोग करती है। इसे हीरा वाहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीरा वाहन। ठीक है। महायान बौद्ध धर्म का एक हिस्सा भी हुआ, यानी इसे अगर हम देखें तो हीनयान यानी छोटी गाड़ी और महायान यानी बड़ी गाड़ी। इसका मतलब तो इसे महायान भी कहा गया। क्या कहा गया? महायान भी कहा गया, अर्थात यह एक बड़ी गाड़ी के रूप में भी चित्रित किया गया। अब ध्यान रखना वज्रयान में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें ध्यान को महत्व दिया जाता है, मंत्र को महत्व दिया जाता है, मुद्रा को महत्व दिया जाता है और मंडल जैसे अनुष्ठानों का प्रयोग इसमें किया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान और करुणा को जल्दी से प्राप्त करने पर इसमें जोर दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें अनुष्ठानों का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। और हीरा का यहां मतलब क्या होता है, या हीन का अर्थ क्या होता है? तो यहां पर हीन का मतलब छोटा होता है या बड़ा होता है। तो महा का मतलब यहां पर महायान अगर कहें तो वज्रयान में वज्र का अर्थ क्या होता है? अविनाशी। ध्यान रखना है, वज्र का अर्थ क्या होता है? अविनाशी। वज्रयान का मतलब क्या हो जाता है? अविनाशी। याद रखिएगा वज्रयान में वज्र शब्द का अर्थ क्या है? ध्यान रखिएगा वज्रयान क्या है? वज्र का मतलब होता है अविनाशी। इसी तरीके से वज्र क्या है? देवताओं का हथियार भी है, ज्ञान की अविनाशी प्रकृति का प्रतीक है। और यान का मतलब क्या होता है? वाहन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? देखिए सामान्य तरह के सवाल आपके यहां लगभग आधे सवाल आपके यहां सामान्य तरह के पूछे जाएंगे और आधे सवाल जो है आपके यहां थोड़े से डिफरेंट टाइप के रहेंगे। तो आते हुए आसान सवाल, रिपीटेड क्वेश्चन आपके परीक्षा में न गलत होने पाए, इस चीज का आप सब विशेष ध्यान रखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? तो उसे उन्होंने पूर्णतः अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। ज्ञानक भट्ट की रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पर बूलर ने सर्वप्रथम इस रचना को अप्रामाणिक माना। किसके आधार पर? पृथ्वीराज विजय, जो कि एक कहां की रचना थी? कश्मीरी रचना थी, ज्ञानक भट्ट की रचना थी। उसी रचना के आधार पर पहली बार बूलर महोदय ने इसे अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित किया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कानों में बड़े बड़े छेद करके उसे भारी कुंडल धारण करने वाले कनपटा किससे संबंधित थे? तो नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। अमीर खुसरो के धर्मगुरु का नाम क्या था? अमीर खुसरो के धर्मगुरु का नाम क्या था? तो निजामुद्दीन औलिया। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से मगहर स्थान का संबंध किससे है? तो कबीर दास के मृत्यु स्थल से है। पुष्टि मार्ग में निर्धारित अवस्थाओं में कौन सी नहीं है? ये बढ़िया सवाल है। पुष्टि मार्ग में निर्धारित अवस्थाओं में कौन सी अवस्था नहीं है? 3 प्रकार का मार्ग होता है, 3 प्रकार के भक्त होते हैं और पुष्टि मार्गी भक्त किससे संबंधित है? वल्लभाचार्य से संबंधित है। तो यहां पर रूपा शक्ति, लीला शक्ति और भावा शक्ति है। विरहा शक्ति इसमें आपके नहीं होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए। अगला सवाल है कवितावली का प्रमुख छंद कौन सा है? तो कवितावली में कवित्व और सवैया, का से कवित्व और का से कवितावली, कवित्व और सवैये का प्रयोग किया गया है। ठीक है।
वैराग्य संबंधी, रामज्ञा प्रश्न, रामलाल नाछू, कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका इत्यादि तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया था? तो यहां इसको भी याद रखना है, रहीम जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया? तो एक सवाल आपका अनुवाद वाला जरूर पूछा जाएगा। अब्दुल रहीम खानखाना ने जो रचनाएं लिखी उसमें नगर शोभा, इनकी मदनाष्टक काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सा कवि अकबर के दरबार से संबंधित था? कौन सा कवि? नरहरि, गंग, कुंभन दास या फिर चतुर्भुज दास? साथियों याद रखिएगा, अकबर के जो भी दरबारी कवि थे उनकी रचनाएं और कौन कौन से कवि आते हैं यह भी आपको याद रखना होगा। तो अकबर के दरबारी कवियों में कौन कौन से कवि थे? तो अब्दुल रहीम खानेखाना, फैजी, गंग, उर्फी सिराजी, नरहर बीरबल, तानसेन, ये सारे कवि थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें बात करें कि कौन उनके कवियों में नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर गंग कवि जो हैं वह आपके नहीं थे। थे कि नहीं थे बताइए। यहां पूछा क्या है कि संबंधित था, तो संबंधित था इस तरह से नरहरि नहीं थे, कुंभन दास नहीं थे, चतुर्भुज दास नहीं थे। कौन सा कवि संबंधित था? तो कवि गंग संबंधित थे। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तो आप जानते अगर समन्वय शब्द आ गया तो राइट आंसर कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तो यह कथन भारत का लोकनायक वही हो सकता है जिसके में समन्वय करने का अपार धैर्य हो, इस प्रकार का कथन है। शुक्ल जी तुलसी को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा होता है। हिंदी काव्य के प्रौढ़ता का युग तुलसीदास द्वारा आरंभ होता है। यह किसका कथन है? तो कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला सवाल है भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा घनश्याम उनका वास्तविक नाम था। कौन सी रचना रस विवेचन से संबंधित है? तो यहां पर रस रहस्य, भाव विलास और अंग दर्पण सभी रचनाएं जो हैं यह रस से संबंधित रचनाएं हैं। रस रहस्य मम्मट के रस रहस्य का छानुवाद है। देवद्वार रचित भाव विलास रस एवं नायिका भेद से संबंधित है। रसलीन का अंग दर्पण नायिका के अंगों के उपमा और उपेक्षा द्वारा उसको वर्णित किया गया है। बिहारी रीति काव्य की किस कोटि के कवि हैं? तो वैसे वो रीति सिद्ध कवि हैं, लेकिन बच्चन सिंह इनको क्लासिकल कवि कहते हैं। क्लासिकल कवि कहते हैं, यानी इन्हें वो अभिजात्य कवि कहते हैं। अभिजात्य वर्ग का कवि कहते हैं बच्चन सिंह। अगला सवाल है किसे कविराज शिरोमणि कहा गया है? तो कविराज शिरोमणि किसे कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर को कविराज शिरोमणि कहा गया है। उपाधि प्रदान की थी हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। पद्माकर भट्ट ने किन चीजों का वर्णन किया? तो ध्यान रखिएगा जो भी त्योहार हैं जैसे होली, फाग, इनका बहुत ही बढ़िया वर्णन, यानी भारतीय त्योहारों का वर्णन सबसे अच्छा किसके यहां मिलता है? तो पद्माकर के यहां मिलता है। ललित ललाम ग्रंथ में क्या है? तो रीतिकाल के जो ग्रंथ हैं उनका विषय मालूम होना चाहिए। ललाम का मतलब होता है ललाम। ललाम को हम कैसे याद करेंगे? लगाम। लगाम क्यों लगाई जाती है? क्योंकि देखने में अच्छा लगे, अलंकार। तो जो भी चीज देखने में अच्छा लगे आभूषण के जैसे प्रयोग करेगा तो अलंकार विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला सवाल है साथियों राजा रवि वर्मा का क्षेत्र कौन सा था? तो चित्रकला से संबंधित थे राजा रवि वर्मा। देखिए ये चित्रकला से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा कि तीन चीजें एक ऑटो कनेक्ट होती हैं, इतिहास, साहित्य और आपका
ये जो कला है, आर्ट का क्षेत्र है। तो तीनों से एक दो चीजें सम्मिलित होती हैं, मिली जुली होती हैं। तो इतिहास से तीनों चीजें प्रभावित होती हैं, इसलिए कुछ चित्रकारों को भी हम यहां जानते रहेंगे। जैसे जहांगीर का जो समय है वो चित्रकला के लिए जाना जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आसान सवाल भी है, सभी लोग इसको जानते हैं। तो 1900 से इसका प्रकाशन शुरू होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1900 से 1920 तक इसका प्रकाशन करते हैं, 1902 से 1920 तक इसका प्रकाशन करते हैं। इसके संपादक कौन थे? तो संपादक श्याम सुंदर दास थे और फिर बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाते हैं। तो ये पत्रिका जब शुरुआत करती है तो श्याम सुंदर दास जो है इसके संपादक रहते हैं। ठीक है, तो साथियों अगर आप चैप्टर वाइज अभ्यास के प्रश्नों को करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, हर एक चैप्टर से आने वाले सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके लिए अभ्यास बैच शुरू किया गया है। आपको व्हाट्सएप करना है 9628959237 पे, जिसमें हर एक चैप्टर के अलग अलग सवालों का अभ्यास कराया जाएगा। 10 महत्वपूर्ण मॉडल पेपर दिए जाएंगे और अगर आप केवल मॉडल पेपर लेना चाहते तो 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको दी जाएगी, जिसका पहला मॉडल पेपर निःशुल्क है। पहला मॉडल पेपर निःशुल्क कैसे प्राप्त करें? केवल व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए, तो आज का जो एपिसोड है यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। देखिए 10:10 वाली क्लास जो है वो पर डे होती है, प्रतिदिन होती है 10:10 पर और 2 जगहों पर होती है। तो कभी कभी ये टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर होती है, ACADEMY पर होती है, और कभी कभी ये टीचर्स एकेडमी पर होती है, TEACHERS टीचर्स एकेडमी ACADEMY। तो ये 2 चैनल्स हैं जहां पर हिंदी की कक्षाएं 10:10 से चलती हैं। तो आप यहां पर हमसे जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। कल पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि।